हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्योर क्लासेज भुना में। मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे पेड बैच में देख पा रहे हो और जैसा कि मैंने आपकी प्लेलिस्ट में 2 क्लासेज पहले भी डाल दिए हैं जिसमें मैंने आपको पूरे की पूरे डिस्ट्रिक्ट्स का इंट्रोडक्शन दिया था कि कौन सा ज़िला कब बना था, उसका कितना एरिया है। उम्मीद करता हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रही होंगे। ईमानदारी के साथ मेरे साथ पढ़ते रहिए। आपकी हरियाणा जीके में मेरा वादा है, जो 20 क्वेश्चन आएंगे तो 20/20 उत्तर रहेगा आपका, और अगर 25 क्वेश्चन आएंगे तो आपके 25 के 25 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जाएंगे, कोई उसमें आपको रोकने वाला नहीं है। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा में जैसा कि अपन ने पहले इंट्रोडक्शन क्लास में भी पढ़ा, एक साथ जो है वो 7 जिले बने थे। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में 7 जिले बने थे, जिनमें GHARJKM। अगर आपको ये नहीं पता मैंने क्या बोला तो आप पहली क्लास देखिएगा। प्यारे बच्चों, आज जो डिस्कस करेंगे हरियाणा के एक बेहद प्यारे से ज़िले के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको आप लोग सर करनाल के नाम से जानते हो। देखिएगा, करनाल के बारे में आज हम बातें पढ़ना शुरू करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, करनाल एक ज़िला कब बना, तो आपको जैसा कि बताया मैंने 1 नवंबर 1966 को हरियाणा गठन के साथ ही करनाल जो है वो एक ज़िला बन गया था। मेरे प्यारे बच्चों, करनाल का एरिया कितना है, तो 2 तरीके का एरिया मिलेगा। एक तो मिलेगा आपको गठन के समय एरिया, गठन के समय क्षेत्रफल, और मेरे प्यारे बच्चों एक ध्यान रखिएगा, वर्तमान में क्षेत्रफल। गठन के समय क्षेत्रफल और वर्तमान में क्षेत्रफल, ये दोनों की दोनों आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपसे पूछे गठन के समय कितना था, तो 7964 वर्ग किलोमीटर था। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कितना क्षेत्रफल है, तो मेरे प्यारे बच्चों 2520, यानी कि 2520 वर्ग किलोमीटर जो है ये वर्तमान में क्षेत्रफल है, जैसा कि हमने ये पहले भी पढ़ा था। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा ये हरियाणा की किस तरफ है, किस दिशा में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये हरियाणा है, इसकी आप दिशाएं मालूम करना चाहते हैं तो आप इसको बराबर 4 भागों में बांटेंगे इस तरह से। और ध्यान रखिएगा, ये हमारी उत्तर की साइड हो गई, जिसको आप नॉर्थ बोलोगे। ये आपकी पश्चिम की साइड हो गई। मेरे प्यारे बच्चों, ये साइड हो गई जी दक्षिण की। और ध्यान रखिएगा, ये दिशा हो गई जी पूर्व की। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और आपसे पूछे करनाल किस साइड है, तो करनाल ये रहा सर, उत्तर पूर्व में। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए करनाल किस दिशा में है, तो मेरे प्यारे बच्चों करनाल की जो दिशा है वो है सर उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व जो है ये हमारे करनाल की दिशा है। इतना सा आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि करनाल जो है ये इसका ओल्ड नेम क्या है, इसका पुराना नाम क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, करनाल का जो पुराना नाम हुआ करता था वो हुआ करता था जी करनाल्य। करनाल का जो पुराना नाम था वो क्या था सर, करनाल्य था। इतना सा आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके अलावा ये भारत का एक जिला कब बना था, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आज का भारत का जिला नहीं है, ये अंग्रेजों के समय ही एक भारत का जिला बन गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछ लिया जाए ये भारत का जिला कब बना, तो ध्यान रखिएगा अंग्रेजों के समय में ही 1805, 1806, 1805-6 में ये क्या बना था सर, अंग्रेजों के समय में ही
ये एक जिले के रूप में आपने देख लिया था। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये बातें याद हो गई होंगी। अब बात करते हैं सर यहाँ की जनसंख्या की। मेरे प्यारे बच्चों, जनसंख्या को हम लोग आगे चल के 3 भागों में पढ़ेंगे। एक भाग पढ़ेंगे ऐसे जिले जिनकी जनसंख्या 15 लाख से ज़्यादा है। ऐसे जिलों को मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है? मेट्रोपॉलिटन जिले। तो ध्यान रखना, करनाल एक मेट्रोपॉलिटन जिला है। मैं आपको दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। मेट्रोपॉलिटन जिला किसे कहेंगे? जिनकी जनसंख्या 15 लाख से ज़्यादा है। आगे चल के धीरे धीरे इन पे सभी पे चर्चा करते चलेंगे। और ऐसे कितने जिले हैं जो मेट्रोपॉलिटन जिले हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, 2011 में जो जनगणना हुई थी तो ऐसे 5 जिले थे जिनकी जनसंख्या सर 15 लाख से ज़्यादा है। तो वो 5 जिले कौन कौन से हैं? मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे सीक्वेंस लगवाना भी आ जाए तो सबसे जो बड़ी जनसंख्या वाला जिला है वो मेरे प्यारे बच्चों आपका फरीदाबाद है। मैं शहर नहीं बोल रहा हूँ, मैं जिले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। फरीदाबाद जिला सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा। इसके बाद नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चों हिसार का। तीसरे नंबर पे जो नंबर आता है वो मेरे प्यारे बच्चों भिवानी का। अब देखो 2011 के आंकड़ों के अनुसार है ये, तो भिवानी के अंदर उस समय चरखी दादरी भी हुआ करता था, तो चरखी दादरी भी इसी के अंदर इंक्लूड हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, जो चौथे नंबर पे जिला आता है वो है सर गुरुग्राम जिला, और 5वें नंबर पे जो जिला आता है सर वो है सर करनाल जिला। तो आज मैं बहुत ज़्यादा बर्डन पहली ही क्लास में आपको डाटा का नहीं देना चाहता कि आपको मैं 21 के 21 जिले 2011 वाले बता दूं, या आज मिलाकर के 22 के 22 जिलों की जनसंख्या के रट्टे मरवाने बैठ जाऊं। वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मेट्रोपॉलिटन जिला किसे कहेंगे? जिनकी जनसंख्या 15 लाख से ज़्यादा है। और ये जनसंख्या कब सर? और ये जनसंख्या है मेरे प्यारे बच्चों 2011 में। क्लियर? तो ये बातें उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होंगी। यहीं पे मैं आपको इनकी बाउंड्री और बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अपने पास इस स्लाइड पे मैप पड़ा है। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे अक्सर जैसे सीईटी ग्रुप डी में, सी में आपसे जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए ना, वो मेरे प्यारे बच्चों पड़ोसियों से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि करनाल है, वो करनाल के आसपास जो है वो कौन कौन से जिले करनाल से सीमा बना रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर में मिलते हैं। हम बिल्कुल बढ़िया से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल डीपली पढ़ रहे हैं, तो इन चीजों से क्वेश्चन छोड़ना नहीं है हमको। देखिएगा प्यारे बच्चों, ये करनाल है, तो करनाल के इस साइड से, यहां से बिल्कुल इस तरह से होते हुए एक नदी बह रही है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए करनाल की पूर्वी दिशा में कौन सी नदी बह रही है? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यमुना रिवर। याद रखिएगा, यमुना नदी जो है वो करनाल की पूर्वी सीमा से बहती हुई निकल रही है। इस साइड कौन पड़ता है सर? इस साइड पड़ता है सर उत्तर प्रदेश। करनाल जो है, करनाल के पूर्व में कौन है सर? तो यूपी है जी, उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा सर यमुनानगर से भी सीमा लग रही है, कुरुक्षेत्र से भी सीमा लग रही है, कैथल से लग रही है, जींद से लग रही है, और पानीपत से लग रही है। तो ये आप अपनी नोटबुक में अगर आप खुद के नोट्स बना रहे हो तो बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है, आप इन चीज़ों को नोट करिएगा। देखिएगा, अगर मैं बाउंड्री की बात करूं तो ये करनाल है। करनाल के पूर्व में कौन सी नदी बह के जा रही है सर? यमुना नदी बह के जा रही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यमुना नदी कहाँ कहाँ सीमा बना रही है, तो वो आगे चैप्टर में ही पढ़ेंगे हम लोग। ध्यान रखिएगा, करनाल के पूर्व में कौन है सर? उत्तर प्रदेश है। करनाल के उत्तर में कुरुक्षेत्र और यमुनानगर लग रहे हैं। करनाल के पश्चिम में कैथल लग रहा है,
और ध्यान रखना पश्चिम दक्षिण में जींद लग रहा है और करनाल के दक्षिण में कौन लग रहा है जी, पानीपत लग रहा है। तो ये इसकी सीमाएं हैं। उम्मीद करता हूं आप इसको याद करेंगे, अभी याद करेंगे। मैं अगली स्लाइड पे जाता हूं, एक बार साइड होकर के फिर जाऊंगा, इतने में आप पॉज करिए और अभी से रिवाइज करिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने पॉज करके सारी चीजें रिवाइज कर ली होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हम लोग पढ़ेंगे जी करनाल के उपनाम। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि करनाल को किन किन नामों से आप उपनामों से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, करनाल का जो पहला उपनाम याद रखिएगा, करनाल को कहा जाता है सर हरियाणा का पेरिस। हरियाणा का पेरिस के नाम से जाना जाता है। सर हरियाणा का पेरिस किस लिए बोला जाता है? तो ध्यान रखिएगा, पेरिस जो है ये फ्रांस में पड़ता है और फ्रांस का जो पेरिस है वो साफ सुंदरता के लिए फेमस है। जैसे स्विट्जरलैंड आप सुनते हो, ये भी स्वच्छता के लिए फेमस है। और ध्यान रखना, अगर हरियाणा में कोई शहर स्वच्छ है, साफ सुथरा है, सुंदर है, तो वो कोई और शहर नहीं है, वो मेरे प्यारे बच्चों कौन है सर? पेरिस ही है। और पेरिस कहाँ पड़ता है सर? फ्रांस में पड़ता है। तो ध्यान रखना, यही एक कारण है, स्वच्छता के कारण इन्हें सर हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, इसे कहा जाता है जी एग्रो हब ऑफ हरियाणा। एग्रो हब ऑफ हरियाणा जो कहा जाता है वो भी किसे कहा जाता है सर? ये भी हमारे सर करनाल को कहा जाता है। एग्रो हब ऑफ हरियाणा क्यों कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? यहीं पर तैयार होते हैं कृषि के उपकरण। कृषि के उपकरण तैयार होते हैं, इसीलिए इसे एग्रो हब ऑफ हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, करनाल को ही कहा जाता है सर मेट्रोपॉलिटन सिटी। और मैंने आपको बताया मेट्रोपॉलिटन सिटी क्यों बोला जाता है। तो ये आप समझदार हैं, इतनी इतनी बातें आप लोग शायद कर पा रहे होंगे, इसीलिए इसे सर मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, करनाल को ही कहा जाता है सर धान का कटोरा। आप कहेंगे सर धान का कटोरा क्यों कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा में जो 14% अनाज की प्रोडक्शन, धान की प्रोडक्शन जो हो रही है वो अकेले करनाल में हो रही है, इसीलिए इसे सर धान का कटोरा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा में सबसे अधिक धान पूछ ले, धान कहाँ होता है, तो तुम लोग कहोगे सर सबसे ज़्यादा धान करनाल में ही होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो है वो बासमती धान कहाँ होता है, तो भी आपका उत्तर आएगा सर करनाल में ही होता है। फिर आपसे पूछेगा हरियाणा में धान के सबसे अधिक जो सेलर होते हैं वो कहाँ पे है, तो आप लोग लगाएंगे सर ये कैथल में है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि धान का सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ से होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज़्यादा जो धान का निर्यात होता है वो भी कैथल से ही होता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरियाणा में जो धान है, धान की सबसे ज़्यादा किस्में कहाँ होती हैं, तो आप कह दोगे सर ये भी कैथल में होती हैं। और कभी कभी बासमती धान पूछा जाए, करनाल ऑप्शन में ना हो तो तुम लोग पानीपत लगा देना, ठीक है, अगर करनाल ऑप्शन में आपको ना मिले। एक दो दफ़ा ऐसा भी देखा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आपसे क्वेश्चन धान से और क्या पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन ये भी तो पूछा जाएगा
कि हरियाणा में सबसे अच्छी गुणवत्ता का धान कहाँ होता है, अच्छी गुणवत्ता का धान जो होता है वो किस स्थान पर होता है, तो आप लोग कहेंगे सर तरावड़ी में होता है। ये तरावड़ी कहाँ है सर, ये तरावड़ी वही है जहाँ पर चौहान और गौरी के बीच में लड़ाइयाँ हुई थी। ध्यान रखिएगा, अच्छी गुणवत्ता का जो धान होता है ये तरावड़ी में होता है, और तरावड़ी जो है ये कहाँ पड़ता है सर, ये भी तो करनाल में ही पड़ता है। ठीक है, तो इतने से क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान से याद रखने हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहे होंगे। चलिए आगे सर, इसको और किस नामों से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसे ही कहा जाता है राजा कर्ण की नगरी। ध्यान रखिएगा, इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका पांचवा नाम है सर राजा कर्ण की नगरी। तो अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन कर्ण नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों कर्ण नगरी के नाम से कर्णालय को जाना जाता है, यानी कि करनाल को जाना जाता है। इतना सा आप लोगों ने ध्यान रखना है। चलिएगा इसी कड़ी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले सर इसका और भी कोई नाम है, बिल्कुल नाम है, इसे ही कहा जाता है सर कल्पना चावला की कर्मभूमि। कल्पना चावला की कर्मभूमि। तो ध्यान रखिएगा बच्चे, आपसे पेपर में कल्पना चावला के बारे में पूछा जाएगा कि करनाल को ही क्यों कल्पना चावला की कर्मभूमि जो है वो कहा जाता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कल्पना चावला जो है इसे अंतरिक्ष की परी कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे, कौन नहीं वाकिफ है कल्पना चावला से। तो मेरे प्यारे बच्चों कल्पना चावला को अंतरिक्ष की परी कहा जाता है। क्लियर, अंतरिक्ष की परी कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि कल्पना चावला का जन्म कब हुआ, तो 1 जुलाई सन 1961 को हुआ। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को कहाँ पर हुआ सर, तो इनका जन्म बच्चे करनाल में हुआ था। इतना सा ध्यान रखना। बड़ी हुई तो ये एक साइंटिस्ट बनी। तो मेरे प्यारे बच्चों इनका हुआ सर नासा में सिलेक्शन। तो आपसे एक पेपर में पूछा जाएगा कि कल्पना चावला का सिलेक्शन नासा में कब हुआ, तो नासा में इनका जो चयन हुआ था वो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 1994 में हुआ था। कल्पना चावला एक बार नहीं किंतु 2 बार जो है ये अंतरिक्ष में गई थी। पहली बार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली बार कल्पना चावला जो है वो अंतरिक्ष में कब गई थी और किसकी तरफ से गई थी, तो मेरे प्यारे बच्चों अंतरिक्ष में पहली बार जो गई थी वो 1997 में गई थी और नासा की तरफ से गई थी। इस मिशन का नाम था STS-87। ठीक है, तो 1997 में STS-87 मिशन पर नासा की तरफ से गई थी। और मेरे प्यारे बच्चों किस यान से गई थी, तो ये यान था सर कोलंबिया यान। कोलंबिया यान जो है इसके जरिए ये गई थी। मेरे प्यारे बच्चों फिर आपसे पूछा जाएगा कि कल्पना चावला दूसरी बार अंतरिक्ष में कब गई, दूसरी बार अंतरिक्ष में कब गई, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 2003 में गई। और ध्यान रखिएगा अब जो मिशन का नाम था वो था बच्चे STS-107। STS-107 जो है ये इस मिशन का नाम था। इस मिशन पर जो है ये गई थी 107 मिशन पर। आप कहेंगे किस यान से गई थी, तो कोलंबिया यान से गई थी। मेरे प्यारे बच्चों कोलंबिया यान में कोई टेक्निकली फॉल्ट हुआ
तो जब ये कल्पना चावला वापिस आ रही थी तो उस कोलंबिया यान में हो गया बच्चे क्रैश। क्रैश कब हुआ सर? 1 फरवरी 2003। तो कोलंबिया यान में फॉल्ट होने के कारण इनकी हो जाती है सर मृत्यु। तो 1 फरवरी 2003 को, यानी 1-2-3 को इनकी बच्चे मृत्यु हो गई। तो आपसे पुण्यतिथि पूछा जाता है कि कल्पना चावला की पुण्यतिथि जो है वो कब होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 फरवरी को कल्पना चावला की पुण्यतिथि होती है, इतना सा ध्यान रखना। फिर कल्पना चावला की एक बायोग्राफी भी है जिसका नाम है बच्चे द एज ऑफ टाइम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कल्पना चावला की जो बायोग्राफी वाली पुस्तक है उसका नाम क्या है, यानी कि कल्पना चावला की जीवनी, तो उसका नाम है बच्चे द एज ऑफ टाइम, इसका नाम है। कल्पना चावला के नाम से मेरे प्यारे बच्चों यूएसए ने एक रोड बनाया, क्योंकि यूएसए की स्पेस एजेंसी से ही तो दोनों बार अंतरिक्ष में गई थी। तो उस रोड का नाम है बच्चे द कल्पना चावला वे। तो अब तो पता लग गया होगा कि कल्पना चावला को किस कारण जो है वो करनाल को किस कारण जो है वो कल्पना चावला की कर्मभूमि कहा जाता है, क्योंकि इसका जन्म हमारे करनाल में हुआ था। मैं एक बार और रिपीट करवा रहा हूँ, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बच्चे पेपर में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। देखिएगा, कल्पना चावला जिसे अंतरिक्ष की परी कहा जाता है, इनका जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल में हुआ था। नासा में इनका सिलेक्शन 1994 को हुआ था। पहली बार अंतरिक्ष में 1997 में गई थी। मिशन STS 87 में गई थी और यान का नाम क्या है बच्चे? कोलंबिया यान। दूसरी बार 2003 में गई, मिशन STS 107 पर गई और यान का नाम क्या है बच्चे? कोलंबिया यान है। मेरे प्यारे बच्चों, कोलंबिया यान में टेक्निकल फॉल्ट हुआ जिस कारण कोलंबिया यान जो है वो लैंड करने से 16 मिनट पहले क्रैश हो गया और उस क्रैश में मेरे प्यारे बच्चों कल्पना चावला का देहांत हो गया था। और 1 फरवरी को हम लोग पुण्यतिथि के रूप में, कल्पना चावला की पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। इनकी बायोग्राफी भी पेपर में पूछी जाती है, तो ध्यान रखना द एज ऑफ टाइम इनकी बायोग्राफी का नाम है। मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं के नाम से यूएसए में एक रोड बनाया गया इन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए, और रोड का नाम क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों द कल्पना चावला वे है, इतना सा ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ आ रही होंगी। जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओगे क्या भाई, वीडियो ही ऑफलाइन अपलोड कर रहा हूँ। भाई ऑफलाइन वीडियो का एक अलग ही मजा है स्टूडेंट के लिए। आप लाइव पढ़ेंगे ना, लाइव होता है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है, लाइव चीज़ देखनी चाहिए मैथमेटिक्स की या रीजनिंग की। कोई डाउट हो तुरंत पूछ लेता। अब जीके में क्या ही डाउट आने वाला है? जीके में कोई क्वेश्चन से संबंधित डाउट आ जाएगा तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे, ऑनलाइन कैसे भी आपके पास बहुत सारे माध्यम हैं, आप पूछ लेंगे। इसीलिए समय की बहुत बड़े स्तर पर बचत होती है अगर रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग देखते हो तो। एक तो आपको जो चीज़ें लग रही हैं कि मेरे को आती है, वहाँ से आप स्पीड में देख सकते हैं, थोड़ा बहुत 10-10, 20-20 सेकंड का स्किप करके देख सकते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाती हैं। और मेन बात है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, ना टीचर को ना स्टूडेंट्स को। ठीक है, लाइव क्लासेस में डिस्टर्बेंस वाले भी बहुत आते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। आप इसको पॉज करिए, जल्दी से रिवाइज करिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं सर करनाल में कौन कौन से युद्ध हुए। करनाल में कौन कौन से युद्ध हुए, तो बड़े इंपॉर्टेंट है करनाल के युद्ध। 3 तरावड़ी की लड़ाइयाँ हुई। 3 तरावड़ी की लड़ाइयों में से तीसरी नहीं पेपर में पूछी जाती, 2 तरावड़ी की लड़ाइयाँ पूछी जाती हैं, और मेरे प्यारे बच्चों एक पूछी जाती है करनाल की लड़ाई। हम करेंगे चारों की चारों ही। देखिएगा,
मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले चलते हैं तरावड़ी के बारे में। आज इसका नाम तरावड़ी है, पहले इसका नाम तरोरी हुआ करता था, या इसी को ही मेरे प्यारे बच्चों तराइन के नाम से जाना जाता था, और इससे भी पहले कभी इसका नाम आजमाबाद हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, तराइन की पहली लड़ाई आपसे पेपर में पूछेगा। तरावड़ी की जो पहली लड़ाई हुई थी वो मेरे प्यारे बच्चों कब हुई थी? 1191 में हुई थी। 1191 में तरावड़ी की जो पहली लड़ाई हुई थी ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों, किस किस के बीच में हुई थी? तो ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली का शासक था, और एक अफगान आया था गौर से जिसको बोला जाता है बच्चे मोहम्मद गोरी। ये अफगानिस्तान से एक लुटेरा आया था भारत में लूटपाट करने के उद्देश्य से, या भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से मोहम्मद गोरी हमारे इधर आया था। दिल्ली का राजा इस समय हुआ करता था पृथ्वीराज चौहान, और ये सत्ता पर स्थापित होना चाहता था, तो लड़ाई तो होगी ही। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये लड़ाई हुई। ध्यान रखिएगा, इस लड़ाई में जो जीत गया था वो कौन जीत गया था सर? वो पृथ्वीराज चौहान जो है इस लड़ाई में जीत गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि भी था। बिल्कुल था, उसका नाम क्या था? मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था जी चंदर बरदाई। चंदर बरदाई। चंदर बरदाई ने एक पुस्तक लिखी, और पुस्तक का नाम है जी पृथ्वीराज रासो। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीत गया, और कहा यह जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मारा नहीं, इसको एक जीवन दान दे दिया। और ये पुस्तक भी कुछ और कहती है। इतिहासकारों का मानना है कि ये पहली लड़ाई थी, पहली लड़ाई पृथ्वीराज चौहान जीता और इसको जीवन दान दे दिया। लेकिन पुस्तक कहती है ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी 11-11 बार लड़ाइयां हुई, हर बार मेरा राजा पृथ्वीराज चौहान जीत जाता था और इसको क्या दे देता था? मोहम्मद गोरी को जीवन दान दे देता था। अब इस बीच कुछ घटना होती हैं। एक राजा थे मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ के राजा सर? कन्नौज के राजा। कन्नौज के जो राजा थे इसका नाम था बच्चे राजा जयचंद। और राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान जो है इनके ताल्लुक कुछ अच्छे नहीं थे, इनकी आपस में कुछ अच्छी नहीं बनती थी। फिर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? राजा जयचंद, इसकी एक बेटी होती है, राजा जयचंद की एक बेटी होती है जिसका नाम था जी संयोगिता। क्या किया जाता है? संयोगिता का रखा जाता है बच्चे स्वयंवर। संयोगिता का क्या रखा जाता है जी? स्वयंवर रखा जाता है। राजा जयचंद अपनी बेटी संयोगिता का क्या रखता है जी? स्वयंवर रखता है। और इस स्वयंवर में एक पंगा करता है, वो पृथ्वीराज चौहान को बुलाता ही नहीं है, उसको न्योता ही नहीं देता है। अब इस चीज से खफा हो जाता है पृथ्वीराज चौहान कि यार वो अपनी ईगो पे लेके जाता है, यार मैं राजा हूं और मेरे को बुलाया तक नहीं इसने, मैं यहाँ का राजा हूं और मेरे को इसने बुलाया तक नहीं। फिर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जो पृथ्वीराज चौहान है, जब इनका स्वयंवर चल रहा था, ये स्वयंवर में आता है और भरी सभा से किसको उठा करके ले जाता है सर? ये संयोगिता को उठा करके ले जाता है। अब इस चीज से खफा होता है जयचंद। जयचंद कहता है भरी सभा में मेरी इंसल्ट की गई है, बेइज्जती की गई, और वास्तव में हुई थी। राजा जयचंद इतना शक्तिशाली नहीं था कि वो किससे लड़ पाए सर?
पृथ्वीराज चौहान से लड़ पाए। उसे पता था कि अभी अभी युद्ध होकर के हटा है गोरी का, और गोरी अभी जिंदा है, मरा नहीं है, क्यों ना उसके साथ मिला जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, राजा जयचंद जाता है मोहम्मद गोरी के पास। गोरी को कहता है जी ऐसे ऐसे आप दोबारा युद्ध लड़िए और मैं आपका साथ दूंगा। गोरी इस बात को मानने से मना कर देता। वो कहता है यार तुम भी हिंदू राजा, चौहान वंश का वो राजा है, तुम आपस में मिल जाओगे, ये तो मेरे को मारने की प्लानिंग है। फिर आप बीती सुनाता है मोहम्मद गोरी सारी की सारी। जब वो आप बीती सुनाता है तो गोरी एक चीज देख रहा होता है, एक पोल होता है, उस पोल के ऊपर एक चिंटी चढ़ रही होती है। वो चिंटी चढ़ती है, गिर जाती है, चढ़ती है, ऐसा अनेकों बार होता है। गोरी देखता है यार एक चिंटी इतने प्रयास करने के बाद नहीं हारी और वो अपने लक्ष्य पर पहुंच गई, तो यार तू तो बंदा है, तू तो एक राजा है, तू क्यों नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में गोरी क्या कर देता है, उसको यस कर देता है कि आप तैयारी करो और मैं आ रहा हूं युद्ध लड़ने के लिए। तो अगले ही साल मेरे प्यारे बच्चों 1192 में होती है तरावड़ी की दूसरी लड़ाई, सेकंड बैटल होता है। ये फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन था, ये सेकंड बैटल ऑफ तराइन है। मेरे प्यारे बच्चों सेम ही बंदे होते हैं, पृथ्वीराज चौहान और दूसरा होता है बच्चे मोहम्मद गोरी। अब इस लड़ाई में मेरे प्यारे बच्चों वादे के अनुसार राजा जयचंद जो है वो किसका साथ देता है, वो मोहम्मद गोरी का देता है, और दोनों मिलकर के किसको पटकनी दे देते हैं, पृथ्वीराज चौहान को, और पृथ्वीराज चौहान की यहीं पर मृत्यु कर दी जाती है। ये तो है सर हकीकत, ये तो है हकीकत जो इतिहासकार बनाते हैं। और क्वेश्चन भी इतने से पूछा जाएगा आपके पेपर में कि पहली लड़ाई कब हुई, दूसरी लड़ाई कब हुई, पहली में कौन जीता, दूसरी में कौन जीता, दरबारी कवि का नाम था, इसकी पुस्तक क्या थी, बस इतना ही पूछा जाता है। लेकिन एक बात और निकल के आती है जो इस किताब में लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो जो किताब है वो पृथ्वीराज चौहान को कभी हारा हुआ दिखाना नहीं चाहती। अब ये किताब में चंद्रबरदाई क्या कहता है कि सर देखो इस लड़ाई में मोहम्मद गोरी जीत जरूर गया, लेकिन उसने पृथ्वीराज चौहान को मारा नहीं, साथ में बंदी बना करके ले गया, और बंदी बना करके दोनों हाथ बेड़ियों से जकड़ दिए गए, पैर बांध दिए गए, और मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को बोलता है आप मेरे सामने सर और आंखें झुका करके खड़े हो जाइए। जब ऐसा करने से पृथ्वीराज चौहान मना कर देता है तो मोहम्मद गोरी दोनों आंखें ही निकलवा देता है। तब चंद्रबरदाई कहता है, जो झूठ है, ऐसे ही मतलब एक मन घड़न कहानी इस किताब में लिखी गई है। तब चंद्रबरदाई कहता है आपने मेरे राजा को बेशक जकड़ रखा है, परंतु मेरा राजा शब्द भेदी बाण चलाने में इतना निपुण है कि वो शब्द भेदी बाणों से भी सारे वार कर सकता है। मोहम्मद गोरी उसकी परीक्षा लेना चाहता है। कहीं कहीं टकटकी लगाई जाती है, हर जगह बिल्कुल सटीक निशाना लगा रहा होता है पृथ्वीराज चौहान। फिर चंद्रबरदाई कहता है कि मैंने अपने राजा चौहान को बताया कि गोरी कहाँ से बैठा है। वो एक पोइम सुनाता है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान, ता सामने सुल्तान है चूक मत चौहान। इस तरह की कहानी सुनाता है। और मेरे प्यारे बच्चों पृथ्वीराज चौहान को पता लग जाता है कि गोरी कहाँ बैठा है, 4 बांस 24 गज की दूरी पर सामने की तरफ, और ये और वो, और सीधा निशाना लगाता और गोरी को मार गिराता है। जो सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है चंद्रबरदाई की और कुछ नहीं है। क्योंकि इतिहास में आप लोग ये देखते हो कि 1194 में एक चंदावर की लड़ाई होती है। चंदावर की लड़ाई में आमने सामने कौन होते हैं, मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद। ये किसकी मुस्सी का लड़का थोड़ा था। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में चंदावर की लड़ाई होती है, जिसमें गोरी जो है वो जीत जाता है। तो ये सारी की सारी जो है वो मेरे प्यारे बच्चों कहानी है, जिससे सिद्ध होता है कि इसने किताब में झूठा लिखा है। बस आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहली लड़ाई कब हुई, 1191 में, दूसरी 1192 में, पहली लड़ाई में कौन जीता, दूसरी लड़ाई में कौन जीता, ये सारे के सारे पॉइंट पूछे जाएंगे।
क्लियर। अब चलते हैं, इसी के नीचे चल देते हैं, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर एक हुई सर तराइन की तीसरी लड़ाई, थर्ड बैटल ऑफ तराइन, और ये हुई सर 1215 में। अब एक गुलाम वंश का शासक था जिसको आप इल्तुतमिश के नाम से जानते हो। इल्तुतमिश, और मेरे प्यारे बच्चों ये लड़ाई हुई थी ताजुकुद्दीन यल्दोज कुबाचा। यल्दोज ऐबक करके एक शासक हुआ, उसका दामाद था ताजुकुद्दीन यल्दोज कुबाचा। और इस लड़ाई में कौन जीत जाता है बच्चे? इल्तुतमिश जीत जाता है। और प्यारे बच्चों फिर एक लड़ाई और याद रखनी है जिसको आप बोलते हो करनाल की लड़ाई। बहुत बार पेपर में पूछी गई है ये कि करनाल की जो लड़ाई है वो कब हुई है। तो मेरे प्यारे बच्चों करनाल की धरती पर 1739 में एक लड़ाई हुई, और ये लड़ाई हुई जो एक शासक थे नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला। मेरे प्यारे बच्चों नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला, इसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। यह एक ऐसा बादशाह था जो 24 घंटे हरम में बिजी रहा करता था, जो ये कहता था कोई टेंशन नहीं है, सत्ता है अपने पास। और मुगल सल्तनत जो है वो पतन की ओर था, तब ये राजा काम कर रहा था। एक नादिर शाह करके एक ईरानी आता है और मेरे प्यारे बच्चों क्या करता है, इसके ऊपर अटैक करता है, इस राजा के ऊपर, और नादिर शाह इस लड़ाई में मेरे प्यारे बच्चों जीत जाता है। ध्यान रखिएगा ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें नादिर शाह जीत गया, लेकिन नादिर शाह भारत में टिक नहीं पाया था। काफ़ी भयानक लड़ाई थी और नादिर शाह इसमें बहुत टूट चुका था और ये अपने देश वापस चला गया था। इस लड़ाई के बाद ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि सत्ता किसकी आएगी। मुगल हार गए थे, मुगलों का पतन हो गया था। नादिर शाह मेरे प्यारे बच्चों जीत करके भी वापस चला गया था। अंग्रेज अभी पूर्ण रूप से आए नहीं थे, तो ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि इस लड़ाई के बाद कि अब भारत पर शासन कौन करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन यहां से और भी पूछा गया कि किस लड़ाई के बाद अंग्रेजों का आगमन शुरू हुआ था, यानी अंग्रेज आना हरियाणा में कब शुरू हुए थे, ये भी प्रश्न पूछा गया था। उसमें तीनों पानीपत की लड़ाइयां थी और चौथी थी करनाल की लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई तो 1526 में हो गई, उस दौरान तो अंग्रेजों का नामो निशान नहीं था। दूसरी लड़ाई भी 56 में हो गई, तब भी नहीं था। 1526 और 1556 तब तो अंग्रेजों का नाम नहीं, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते। तो जब बच्चे बैठे थे वो कंफ्यूज थे कि करनाल की लड़ाई 1739 में हुई, इसके बाद अंग्रेज आना शुरू हुए, या 1761 में हुई पानीपत की तीसरी लड़ाई। किसी ने कुछ उत्तर लगाया, किसी ने कुछ, और जो HSSC आपका बोर्ड है, प्यारा बोर्ड है, उसने उत्तर क्या माना मेरे प्यारे बच्चों, करनाल की लड़ाई। ध्यान रखना करनाल की लड़ाई के बाद अंग्रेजों का आगमन शुरू हो गया था, शुरू हो गया था। क्लियर। तो ये है सर यहाँ की लड़ाइयाँ, यहाँ के युद्ध जो आप लोगों ने बड़े अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, मैं हल्का सा वैसे रिवीजन करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास वीडियो है अनलिमिटेड टाइम, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से याद क्या रखना है, यहाँ पर कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई, और ध्यान रखना इन लड़ाइयों में एक है तरावड़ी की लड़ाई 1191, एक तरावड़ी की लड़ाई 1192, इनके नाम भी पेपर में पूछ लिए गए थे। तराइन की पहली लड़ाई पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, और ध्यान रखना इसके कवि का नाम चंद्रप्रदाई और पुस्तक का नाम पृथ्वीराज रासो।
तरावड़ी की दूसरी लड़ाई सेम बंदों के बीच में हुई, इसमें मोहम्मद गोरी जीत गया। तरावड़ी की तीसरी लड़ाई 1215 में इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यल्दौज कुबाचा के बीच में हुई, और मेरे प्यारे बच्चों इस लड़ाई में दिल्ली का राजा था इल्तुतमिश, वो जीत गया था। और फिर हुई करनाल की लड़ाई 1739 में, और मेरे प्यारे बच्चों ये लड़ाई नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में हुई, और मेरे प्यारे बच्चों इसमें नादिर शाह जीत गया। इस लड़ाई के बाद अंग्रेजों का आगमन जो है वो शुरू हो गया था। उम्मीद करता हूँ मेरी पढ़ाई गई एक एक बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप डाउट वाली जगह पे जाकर के, कुछ डाउट का एप्लीकेशन में दिया हुआ होगा ऑप्शन, वहाँ जाकर के आप मुझे डाउट डाल सकते हैं। मेरा मोटिव है आप तक एक एक बात बिल्कुल ठीक तरीके से पहुंचाना, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, एक एक चीज़ आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। चलिए इससे अगला पार्ट, अभी करनाल के बारे में काफ़ी बातें और हैं, करनाल की 3 या 4 वीडियो तो ज़रूरी ही आएंगी। तो अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि करनाल में कौन कौन से संस्थान वगैरह हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आगे वाले 2-3 पार्टों में हम लोग पढ़ते चलेंगे। थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।